नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम शाबाश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाल कलाकार से कराने जा रहे हैं जो ताल्लुक तो उत्तराखंड से रखती है, लेकिन अपने अभिनय के दम पर और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के कारण आज वो देश भर में लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं। जी हाँ, बैरिस्टर बाबू में दमदार और मुख्य किरदार निभाने वाली बोंदिता यानी कि औरा बडोनी भटनागर आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं और साथ ही साथ उनकी माता जी यानी उनकी मम्मी भी हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है, जो खुद एक अभिनेत्री हैं और आपने कई धारावाहिक में उन्हें देखा होगा। जी हाँ, दीप्ति भटनागर बडोनी जी भी आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है। तो चलिए माँ बेटी की इस अनोखी जोड़ी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं खूब सारी बातचीत की। तो औरा, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आई जी। और मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला और आप कार्यक्रम में आई। नमस्कार सोनाली, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया। मैं इसको बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगी क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन देहरादून से ही करी थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। जी बिल्कुल। तो और चलिए बातों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानेंगे, अब बैरिस्टर बाबू कार्यक्रम में आप काम कर रही हैं और आप एक जाना माना चेहरा बन चुकी हैं। बहुत सारे आपके फैंस बन चुके हैं पूरे भारत की। अगर बात करें एक्टिंग के बारे में, अगर बात करें, और आप बहुत छोटी सी हैं, अब लगभग 9 इयर्स की आप हैं, राइट? नहीं, मैं 10 साल की। अच्छा, 10 साल की है। चलिए, तो बहुत छोटी हैं आप, तो एक्टिंग की तरफ बढ़ना या एक्टिंग में इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ? मेरी मॉम एक्चुअली मतलब उनका सपना था कि मुझे एक एक्टर बनाए और मेरा भी वो पैशन बन गया था कि मुझे एक्टिंग में करना है। तो मेरा फर्स्ट एक्टिंग का मैंने किया था, कैमरा फेस नहीं, मैंने अपने स्कूल में एक स्टेज परफॉर्मेंस की थी। सिंड्रेला बनी थी मैं। तो सिंड्रेला का मैंने पूरा एक रोल किया था एंड 3rd क्लास में मैंने एलिस इन द वंडरलैंड किया था अपने स्कूल में। ओके, यानी कि तो एक्टिंग का शौक बचपन से ही था और हाँ। मम्मी को भी देखती होंगी तो और शौक बढ़ता चला गया होगा। हाँ। राइट? तो घर में तो खूब प्रैक्टिस करते होंगे, घर में मम्मी और आप दोनों कभी कभी? हाँ, हम दोनों तो हम लोग तो बहुत हम लोग एक्टिंग से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो दीप्ति जी आप बताइए कि औरा ने तो बताया कि एक्टिंग का शौक उसको आपसे मिला है, तो वो बाय बर्थ ही है कहीं ना कहीं। आप बताइए कि औरा की एक्टिंग की शुरुआत किस तरह से हुई? आज वो इतनी फेमस है, बोंदिता का कैरेक्टर उनका आज इतना फेमस है, तो किस तरह से सीरियल की शुरुआत हुई? क्योंकि इतनी छोटी सी है, कैसे आप लोगों ने अप्रोच किया या आपको किस तरह से अप्रोच किया गया? बेसिकली जब ये हुई तो इनकी जो पत्री है वो ये दिखाती थी एक तो कि ये एक्टिंग फील्ड में जाने वाली हैं। फिर जब ये छोटी थी तो वेरी प्रिटी एक्टिव, ये डांस में बहुत ज़्यादा डांस बहुत अच्छा करती थी। इसने कथक क्लासेस की ट्रेनिंग ले रही थी उस टाइम पे। और फिर ये जब ये नर्सरी इसने ज्वाइन करा तो वहाँ से स्कूल्स में इतने बच्चों के बीच में सिर्फ इसको चूज़ किया जाता था कि एक पर्टिकुलर आप इस रोल के लिए औरा चूज़ कर रहे। तो मुझे ये लगता था कि इतने बच्चों में ये मेरा ही बच्चा क्यों चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि समथिंग कुछ है इसमें, कोई टैलेंट है जो दिख रहा है टीचर को और वो शायद मैं नहीं देख रही हूँ। फिर एक प्रोग्राम मिला, फिर दूसरा मिला। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बहुत भीड़ में इकट्ठा है और आपने एक फंक्शन या शो खत्म हो गया, आप उसको पर्टिकुलर एक रोल मिल रहा है। जैसे एलिस इन द वंडरलैंड है तो शी इज एलिस, सिंड्रेला है तो ये सिंड्रेला। तो फिर हम लोगों ने दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि फोकस करना चाहिए कि समथिंग इसमें कुछ टैलेंट है। और शो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा ये कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करती थी वहाँ पे, इतने बच्चों के बीच में पूरे स्टेज को कवर करना, लाइंस प्रॉपर बोलना, जो उसको समझाया जा रहा है वो करना। तो टीचर्स की बहुत ज़्यादा प्रिय हैं ये बहुत पसंद करते थे। तो ये चीज़ें हमने पहले तो नोटिस करनी शुरू करी। फिर मैंने फिर इसको घर में एक्टिंग की क्लासेस देनी शुरू करी। तो जैसे हम लोग टाइम निकालते हैं बच्चों के खेलने का, टाइम टेबल में खेलने का, पढ़ने का, खाने का, वैसे ही इसका एक टाइम था एक्टिंग का। तो जैसे हमारे जिस सोसाइटी में हम थे वहाँ बच्चे 4 to 8 खेलते हैं खाली, क्योंकि वहाँ बैडमिंटन है, ये है। तो हम लोगों ने इसका 5 to 7 का टाइम रखा था, जब मैं इसको रूम बंद करके मैं सिर्फ इसको एक्टिंग पे फोकस करती थी।
अगर आप लोग इस फील्ड से, आपको पता होगा इसमें रस होते हैं 9 रस, तो वो पूरे 9 रस की इसको प्रैक्टिस कराना बच्चे को सुबह, मतलब जैसे स्कूल की जो भी डेली रहता था वो सब ख़त्म करने के बाद हम शाम को ये चीज़ करते थे, फिर इसको मैं खेलने के लिए भेजती थी। तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब मेहनत करी है हम लोगों ने इसके ऊपर। तो ये था कि ये पिक भी बहुत जल्दी कर लेती है सारी चीज़ें। तो फिर किस तरह से, जैसे ये प्रोग्राम बैरिस्टर बाबू की अगर हम बात करें, तो इसका ऑफर या इसकी अप्रोच किस तरह से शुरू हुई? तो बेसिकली ये है कि ये ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है कि आप पूरे देश में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोग अपनी जो एड्स निकालते हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको देख के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये बच्चे पूरे ऑल इंडिया से सिलेक्ट होते हैं, तो अराउंड 300-3000 ऐसे होते हैं। फिर वो शॉर्टलिस्ट होके 100 होते हैं, फिर 50 होते हैं, फिर 10 होते हैं। तो हम लोगों के जब ये शॉर्टलिस्ट होती चली गई तो फिर मेरे पास कॉल आया, मुंबई से लास्ट कॉल आता है जब बच्चा और वहाँ तक पहुँच जाता है, तब प्रोडक्शन कॉल्स आती है प्रोडक्शन से, नहीं तो फिर कास्टिंग वाले ही कॉल करते हैं आपको। तो तब वहाँ से सिलेक्शन होता गया, तो हमने 2-3 राउंड इसके घर से दे दिए थे, जो ऑडिशन घर से बना के दिया जाता है। फिर वो लोग आपको स्क्रिप्ट सेंड करते हैं, फिर स्क्रिप्ट भेजी जाती है, इस तरह से होता है। फिर घर से 2 राउंड करने के बाद फिर लास्ट होता है मुंबई में मॉक, जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट, आप लोग को पता होगा। वो मॉक टेस्ट फाइनल होता है, उसमें डायरेक्टर होते हैं, डीओपीज होते हैं, वो बिल्कुल फाइनलाइज करते हैं कि हाँ ये बच्चा इस किरदार के लिए परफेक्ट है। लेकिन जर्नी इतनी आसान नहीं थी, जैसे मैंने कहा। तो इसके मॉक में भी बहुत सारे बच्चे थे, और जो प्रोमो शूट होता है, प्रोमो में भी 2 गर्ल्स थी। उनके लिए इतना मुश्किल था डिसीजन लेना, क्योंकि ये सीरियल जो था ये एक बच्ची बॉन्दिता पर आधारित है, पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये सीरियल बच्चे पे होने की वजह से बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो एक जो आदमी इसमें पैसा खर्च कर रहा है वो खाली इतना लाइटली नहीं ले सकता, बहुत उन लोगों ने बहुत सोच विचार किया। तो लास्ट तक वो लोग डिसीजन लेते रहे, लेकिन इसने मॉक भी बहुत अच्छा दिया, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और ये बिल्कुल बनी बनाई बॉन्दिता है। तो बेसिकली वो बॉन्दिता ढूंढ रहे थे, तो फिर उनको लास्ट में क्लिक करा होगा, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। तो और आप बताइए, बॉन्दिता की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह का कैरेक्टर, हालांकि बहुत लोग देखते हैं ये प्रोग्राम, लेकिन हम आपके जरिए जानना चाहते हैं कि बॉन्दिता के जरिए किस तरह का मैसेज आप खुद सोसाइटी को देना चाहती हैं? बॉन्दिता एक ऐसा किरदार है कि उसमें बॉन्दिता बहुत सवाल जवाब करती है। मतलब कि मंदिर में खाली पुजारी क्यों होते हैं, वो भी आदमी। पुजारी जो होता है आदमी क्यों होते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हो सकती हैं? और जैसा अभी दिखा रहे हैं कि पीरियड्स आए हैं, तो दैट्स गुड, क्योंकि अभी भी पीरियड्स के बारे में लड़कियों को बताते नहीं हैं कि मतलब आपको बताएंगे नहीं। और जब आता है तब वो डर जाती हैं कि हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मुझे। तो ये बहुत मतलब वैसी सिखाने की चीज़ है, और उनको देखना चाहिए, छोटे बच्चों को भी, कि आगे जाकर ये सब करें कि क्या होता है, बिहेवियर्स क्या होते हैं। पुराने ज़माने में इसको श्राप मानते थे, इसको ऐसा मानते थे कि अपशगुनी है, इससे दूर रहना है, ये सब करना है, और आपको बेड पे नहीं सोना है, नीचे सोना है, मंदिर में नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो बॉन्दिता ये है कि समाज के बारे में सोचती है, सवाल करती है, और मतलब बहुत सारे सवाल जवाब। और मतलब ऐसा था कि बहुत छोटी सी बच्ची, उसको वो ना समझ है, और वो बहुत प्रश्न करती है, अपनी माँ से प्रश्न करती है। तो उसकी शादी हो जाती है, मतलब वो बेहोश हो जाती है, मतलब बेहोश किया जाता है, और एक बहुत एजेड आदमी से शादी करवाते हैं, विवाह करवाते हैं हमारा। तो मैं बेहोश होती हूँ, और फिर तब तक अनिरुद्ध जो मतलब मुझे बचाते हैं सती होने से, ही इज़ अ बैरिस्टर फ्रॉम लंदन। तो वो आते हैं और फिर बचाते हैं। तो फिर बॉन्दिता को अभी तक कुछ नहीं पता है कि कैसी भी मेरी शादी और ये सब। और बॉन्दिता बहुत अच्छा किरदार है मेरे लिए, क्योंकि मैं ही निभा रही हूँ, और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ही खुद बॉन्दिता हूँ।
बिल्कुल, यानी कि घर में भी औरा बहुत सारे सवाल पूछती है, कुछ भी उसको ऐसा लगता है कि सही नहीं है तो औरा ऐसा घर पर भी होता है कि ये क्यों हो रहा है, या बाजार जाए या कभी बहुत। लोगों के साथ हो, तो ऐसा नेचुरल लाइफ आपकी जो है जीवन, उसमें भी आप ऐसा करती हैं? हाँ, और मैंने अभी बॉम्बे में मार्केट में देखा है, लाइक मुंबई में मार्केट में देखा है, एक छोटी सी बच्ची लाइक मेरे उम्र की, उसने मेरी तरह मतलब बैरिस्टर बाबा जैसा दिखा रहे वैसी मेरे तरह ड्रेसअप कर रखा है, पूरा सिंदूर, मांग टिका, हाथ फूल सारा तैयार होकर आए हो, और वो एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ शादी कर रखी है दोनों ने, और वो आए हैं मार्केट में एक सब्जी खरीदने। मतलब मैं सरप्राइज हो गई कि क्या हो रहा है, मेरी आंखों के सामने खड़े हैं दोनों, मतलब ऐसे सिंदूर भरा हुआ है मेरी तरह पूरी, मतलब सजी धजी वो। बिल्कुल। तो दीप्ति जी, जैसा अब औरा बता रही हैं कि जो रोल है वो खुद में भी कहीं ना कहीं बौंदिता है, वो रिलेट करती हैं, वो खुद भी ऐसी ही है घर पर? घर में बहुत सवाल करती है हर बात पे, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, लड़के क्यों बाहर जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते 10 बजे के बाद, और ये ऐसा क्यों, मतलब हर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, तो वो इसका किरदार में भी यही चीज़ें हैं तो ज़्यादा इनको मुश्किल नहीं आती है। बिल्कुल। तो आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी वहाँ तक पहुँचना। आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, आपके हस्बैंड उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो किस तरह मैनेज शुरुआत में आपने किया, क्योंकि आप यहाँ रहते थे और जो काम की शुरुआत थी वो माया नगरी से थी, तो किस तरह से शुरुआत में आपने एक पैर यहाँ और दूसरा वहाँ, तो कैसे शुरुआत में स्टार्टिंग हमारी तो यहीं से हुई, फिर हम लोग इसको पहले लेके मुंबई जाते थे, ऑडिशंस वहाँ होते थे, मॉक हुआ है तो मैं और ये अकेले ही गए थे, तो ये प्लेन में बैठी थी, 25 दिसंबर था, तो इसने, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो ऐसे करके, तो शी सेड कि मैं जो प्रे कर रही हूँ कि अब मैं देहरादून वापस ना हूँ, मुझे मुंबई सेटल होना है। मैंने कहा अच्छा आप में इतना पैशन है क्यों, तो कहते नहीं मम्मी अब बस मुझे एक्टिंग ही करनी है, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा देख लो शूटिंग बहुत लंबी होती है, सब कहते नहीं मैं मैनेज करूँगी, मैं आपको बिल्कुल कंप्लेन नहीं करूँगी, तो क्योंकि मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है 12 घंटे शूट करना, इट्स नॉट ईजी, तो इसने डिसाइड कर लिया था, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले तो लेके ही जाते थे इसको, फिर वापस आते थे, और मॉक ऑडिशन सब यहीं से चलता था। जब इसका सिलेक्शन हो गया तो हम लोग अब प्रॉपरली शिफ्ट कर गए हैं मुंबई, तो अब इसका स्कूल भी चेंज हो गया है, तो अब ये दूसरे स्कूल में मुंबई में ही पढ़ रही है, और हम लोगों ने अपना भी बिजनेस वहीं पे सेट कर लिया है, वहीं से कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है आगे के लिए। तो और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी मम्मी ने भी बोला कि 12-12 घंटे की आपका शूट होता है, तो कैसे मैनेज करती है, थकान भी लगती होगी और स्कूल भी है साथ साथ, अब तो ऑनलाइन होंगी अभी फ़िलहाल क्लासेस, लेकिन किस तरह से फिर पढ़ाई भी करनी है और वो लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स भी याद करनी है, इतना सारा चीज़ें कैसे करते हो? मतलब मुझे तो मतलब मेरा तो पैशन है एक्टिंग, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था मेरा पैशन है एक्टिंग, तो मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, मैं ये दिमाग में बैठा लेती हूँ मुझे कुछ भी बोलना है, बट मुझे समाज के बारे में बोलना है, अपने आप के लिए बोलना है, और जो सीन बेस्ड है उसके बारे में बोलना है अपनी लाइंस बना के, और फिर वहाँ पे जाकर मैं दे देती हूँ, तो सर कहते हैं वाह कितना मतलब अच्छा करती हो, और फिर मतलब मेरे लिए तो सुकून हो जाता है कि सर ने कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ। तो और जब मेरी पढ़ाई होती है तो पढ़ाई में ये होता है, मतलब मम्मी को ही पता होगा, मम्मी से पूछिए कि मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ लाइक मतलब मम्मी कहती है कि ऑफ स्क्रीन में औरा हूँ और ऑन स्क्रीन वो बौंदिता और फिर ऑफ एंड ऑन चलता है मेरा। ओके, तो कभी पढ़ते पढ़ते भी ऐसा होता है कि डायलॉग्स याद आ रहे होते हैं? हाँ? मैं मतलब जैसे पढ़ रही हूँ तो मैं अपनी लाइंस भी याद कर रही होती हूँ, ठीक है, तो लाइंस करते 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 मैं वो लाइंस भी लिखने लग जाती हूँ। वैसे मैथ्स में बहुत होता है ऐसा, क्योंकि मैथ्स में पीछे अभी स्क्रिप्ट है सपोज, तो वो भी दिमाग में है और सम भी कर रही है, तो कहती है उफ एक मिनट, मतलब होता है डेफिनेटली, पर हम लोग हैं इसी चीज़ के लिए, पेरेंट्स हैं तो हम लोग सब चीज़ें मैनेज करते हैं। हम लोगों ने अपना टाइम बांधा हुआ है, तो मॉर्निंग जैसे मेरे हस्बैंड जाते हैं इसको लेके सेट पे, तो वो इसको साइंस और इंग्लिश 2-3 सब्जेक्ट हैं उन्होंने बांट रखे हैं, वो इसे कराते हैं। आफ्टरनून के बाद मैं जाती हूँ लंच लेके, तो फिर मैं इसको बाकी रेस्ट
सब्जेक्ट्स मैं कराती हूँ, तो जीके पढ़ते मतलब गाड़ी में ही होती है जीके, तो हम लोग ऐसे ही पूछते पूछते। अच्छा, तो इन बिटवीन शूट्स में इतना टाइम मिल जाता है आप स्टडी भी हाँ, कर सकते हैं? 5-10 मिनट्स का। तो एक्चुअली लाइटिंग होती है, चेंजेस होते हैं, लॉन्ग शॉट है, शॉर्ट है, तो कैमरा मूव हो रहा है, टाइम लगता है इन चीज़ों में। उतनी देर में हम पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई मतलब चलते फिरते होती है। यानी कि पूरा समय का सदुपयोग कहीं ना कहीं करना पड़ता है। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। दीप्ति जी, अभी से ही ऑरा इतनी दमदार अभिनय करती हैं, भविष्य के लिए आपकी क्या कहीं ना कहीं अपनी बेटी को लेकर सोच है? आगे आप उसको किस तरह से देखना चाहेंगी? क्या बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगी या कोई और फील्ड में आप सोचती हैं? हालांकि ठीक है, हर पेरेंट्स कहते हैं कि डिसीजन बच्चे का होता है, लेकिन आपने क्या सोचा हुआ है आगे ऑरा को? अभी से उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। मेरे का एक्चुअली ये है कि हम लोग उस पेरेंट्स में हैं कि हम लोग अपने डिसीज़न इस पे नहीं थोपते कि भाई आपको यही करना है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अभी जिस मुकाम में मैं आगे चाहूँगी कि मुझे मतलब हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी मूवी मिल जाए और आगे कोई अच्छी एक्ट्रेस बने आगे जाके, क्योंकि जो भी करे वो अच्छा करे, कंप्लीट करे। ऐसा ना हो कि ना तो आप स्टडी में कर पाए और ना ही आप एक्ट्रेस अच्छे बन पाए। तो मेरा ये मानना है कि अब टाइम इतना चेंज हो गया है कि हमें बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ना पड़ेगा। आप एक बेसिक स्टडीज़ के बाद बच्चे पे चूज़ करने के लिए छोड़ दिया जाए कि वो क्या चाहता है। अगर बच्चा एक्टिंग में ही चाहता है, मुझे दिख रहा है कि वो शी इज़ राइट नाउ, मतलब वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, तो आगे भी बहुत अच्छी बनेगी कलाकार, आगे और भी फिनिशिंग आएगी और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी होगी। और माशाल्लाह अगर अच्छा हाइट जाती है, अच्छा चेहरा जाता है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि मैं कभी बड़े पर्दों पे इसको देख पाऊँ। इसके शो की स्टार्टिंग सलमान जी ने करी थी प्रोमो, तो हम लोग जब मुंबई गए तो उन्होंने इसका प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि हम फर्स्ट टाइम मुंबई आए हैं और मेरी बेटी स्टेज पे सलमान जी के साथ खड़ी है। तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ा ड्रीम था। तो लग रहा था कि हाँ, अब सपने सच होने शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली अब आगे देखते हैं जर्नी कहाँ लेके जाती है और इनका भाग्य कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। तो ऑरा बॉलीवुड में जाने में इंटरेस्ट है, और किस तरह के कैरेक्टर्स और आप करना चाहेंगी? चाहे छोटे पर्दे की बात हो, चाहे बड़े पर्दे की बात हो। बॉन्दिता में तो हमने आपको देख लिया कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है एक्टिंग को लेकर, लेकिन और किस तरह के आपको कैरेक्टर्स करने में इंटरेस्ट है या आप करना चाहेंगी आगे? वह तो मुझे कोई भी रोल मिले, मतलब बॉसी टाइप का, तो मैं उसमें भी फिट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बॉसी टाइप का, लाइक ऐसा वैसा, मतलब मुझे बहुत पसंद है। और नेगेटिव रोल्स उसमें होता है दैट सबके मैसेजेस आते हैं लाइक डीएम्स में कि इसको ये नहीं करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मुझे अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना है। मुझे कोई भी रोल मिले, पॉजिटिव नेगेटिव बॉसी टाइप, मतलब दबंग जैसा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्ट्रेस ही कंटिन्यू रखना है बड़े होके, राइट? हाँ। वेरी गुड। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ऑरा में जो आया है वो कहीं ना कहीं आपके गुण हैं जिसे कहा जाए। आपने भी अपनी शुरुआत दूरदर्शन से की, कल्याणी सीरियल से की। तो आप बताइए आपके अभिनय की शुरुआत और आगे आपने किस तरह से धारावाहिक चुने, और आप अभी भी अभिनय कर रही हैं, तो अपने बारे में भी बताइए। मैंने अपनी करियर की शुरुआत मैंने बताया मैंने दूरदर्शन से करी, और मैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें प्रोग्राम्स करे। कल्याणी जो प्रोग्राम था आप जानते ही हैं, वहाँ से मैंने शुरुआत करी और काफ़ी प्रोग्राम्स दिए। यहाँ का लाइव टेलीकास्ट मैंने ही दिया था सबसे पहले। उसके बाद फिर मेरी स्टडीज़ ख़त्म हुई, फिर मैंने यहाँ पे दून यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है, तो मेरा सब्जेक्ट ही मास कम्युनिकेशन था। तो कहीं ना कहीं मैं इस लाइन से रूट से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे को आज भी, मैं अपने बच्चे हैं तो उनको टीच करती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, कैमरा ऐसे नहीं, तो ये चीज़ें तो आ गई हैं वो ऑटोमेटिकली इनके अंदर। फिर जब हम मुंबई गए तो मैं इसके ऑडिशन के लिए बैठी थी, तो किसी ने मेरे पास आके बोला प्रोडक्शन हाउस से कि मैम एक छोटा सा रोल है और आप अच्छी लग रही हैं, साड़ी पहनी है आपने, क्या आप ये रोल करेंगी? तो मैंने अपने हस्बैंड की शक्ल देखी तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, हम वेट तो कर ही रहे हैं, ऑडिशन में बैठे हैं, टाइम लग रहा है, तो क्यों नहीं तुम कर लेते? तो मेरी जो स्टार्ट हुई है वो ऑटोमेटिकली हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ स्पेशल करा। तो फिर मैंने वो रोल किया, वहाँ से मेरे को किसी और ने कॉल किया, तो फिर मैंने छोटी सरदारनी नज़र करा पहले, फिर छोटी सरदारनी करा, उसके बाद शुभारंभ किया। शुभारंभ इसी प्रोडक्शन का है, शशि सुमित प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। और अब देखिए आगे क्या होता है, मैं और भी सीरियल्स के लिए वेट कर रही हूँ, काफ़ी ऑडिशंस दिए हुए हैं, तो लेट्स सी। बिल्कुल। तो अभी जो कोविड का पूरा दौर गया है मैम, किस तरह से उस वक्त कितनी कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा असर कोविड का दिखाई दिया, तो उस टाइम शूटिंग किस तरह से की जाती थी, और घर से या वहीं जाना, या कितना प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने पड़ते थे? बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये 9 साल का बच्चा था
उस टाइम पर, अभी रनिंग 10 है। उस टाइम समय बाहर निकलना तो पॉसिबल था ही नहीं, शूट काफ़ी टाइम तक रुका रहा, लेकिन एक टाइम था कि अब तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, वो वाला सीन था। तो मेरे पास बहुत सारे इंटरव्यूज़ कॉल आए कि आप इतने छोटे बच्चे को कैसे घर से निकाल के ले जा रहे हो। मैंने कहा अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको इसका फेस करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं, घर में बैठ के तो सब कुछ लॉस हो रहा है, इकोनॉमी लॉस हो रही है, घर में सब चीज़ें हो रही हैं। हम लोग इसी के लिए मुंबई शिफ्ट हुए थे, जाते ही लॉकडाउन हो गया। तो अब ये था कि डिसाइड करना है, लेकिन उसके साथ हमने इसको प्रिकॉशंस सारे समझाए थे। घर में हम लोग के हल्दी के दूध हैं और मतलब जो जो चीज़ें हम ले सकते थे हमने वो करे। वहाँ जाके प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ था कि सब लोग एक डिस्टेंस पे काम कर रहे थे, किसी का भी इंट्रैक्शन नहीं था एकदम पास का। मास्क, सैनिटाइज़र वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें थी। तो 1-2 दिन हमें, 1 हफ्ता तो हमें एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग यूज टू हो गए, उनके मास्क के यूज टू हो गए, हम सैनिटाइजर के यूज टू हो गए। इसको सब चीज़ें समझ में आने लग गई, क्या चीज़ छूनी है क्या नहीं है। खाना घर से ही जाता था, घर से आता था। तो बेसिकली हमने उस माहौल को अडॉप्ट कर लिया, हमने एकदम सीख लिया कि हमें कैसे रहना है। तो वो नई कठिनाई आई और अभी भी चल ही रहा है सब कुछ। बिल्कुल। तो और अब वापस से जब शूटिंग शुरू हो गई तो अब वापस से मज़ा आने लग गया है काम पर? पहले भी मज़ा आता था और अभी भी मज़ा आ रहा है, मज़े आते ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात। अब आपको बहुत सारे, अब आपके फैंस बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग आपकी होगी, तो बहुत लोग आपको मिलते होंगे और आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते होंगे। तो कुछ ऐसा बताइए, आप कोई ऐसे इंसिडेंट्स आपको जब आपके फैंस मिलते होंगे, आपको अप्रिशिएट करते होंगे, चाहे वो आपके हम उम्र होंगे या बड़े होंगे, तो किस तरह से आपको लोग मिलते हैं, तो किस तरह की बातें आपके साथ करते हैं? मेरे साथ तो एक्चुअली वो सब मतलब सारे मेरे फैंस जो हैं और मतलब वो मेरे साथ बातें करते हैं कि आप हमारे साथ ये खेलोगी वो खेलोगी। अभी जैसे ही मैं देहरादून में लैंड हुई, जब मैं एयरपोर्ट से निकली बाहर तो कोई नहीं था। तो एक गढ़वाल से थी, तो मैं ऐसी घूम रही थी, मम्मा से फ़ोन पे बात करी थी, आप कब आओगी कैसे आओगी। तो तब तक उन्होंने कहा कि 1 मिनट आओ आओ आओ। मैं आई, मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ये क्या है। मैंने कहा क्या, तो अच्छा सिंदूर, क्योंकि उस समय मैंने 2 बजे तक शूटिंग की थी तो वो साफ़ नहीं होता है जल्दी, तो फिर मैंने बहुत रगड़ती हूँ उसे तो साफ़ नहीं होता है वो। तो फिर मैं देखती हूँ, हाँ, तो उन्होंने कहा तुम क्या बारिस्टर बाबू में काम करती हो। देखती हूँ हाँ। तो कहती मैं तुम्हारे बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी फ़ैन है। तो अब अच्छा लगता होगा, लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं। तो मतलब मैं मतलब मुझसे ऐसी पहली बार किसी ने बात की, लाइक वो इन्होंने पहचान लिया मुझे ऐसी में। क्योंकि ये मास्क पहन के रहती कि कोई ना पहचाने, क्योंकि मुंबई में तो पहचान जाते हैं सब लोग। उत्तराखंड में ये थोड़ा सा आपने मास्क हटाया तो काफ़ी लोग अब जान गए, यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए थे, मीडिया आ गई थी। और अभी कोई फ़ैन है जो बेचारी फ़ोन पे ही रोने लग गई कि मेरी प्लीज़ 1 मिनट बात करा दीजिए मैम और से। एक तो बहुत क्रेज़ी है और ख़ासतौर से बच्चे, इस हम उम्र बच्चे जो हैं वो बहुत एसोसिएट कर रहे हैं प्रोग्राम देख के। तो आई होप ये प्रोग्राम अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा है, बच्चों को अच्छा मैसेज दे रहा है, तो अच्छा एक तरह से समाज के लिए भी अच्छा है। दीप्ति जी, आपसे जानना चाहूँगी, उत्तराखंड में एक से एक प्रतिभाएं हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा औरा को मिला है। हालांकि औरा की उसके पीछे कड़ी मेहनत भी है। तो उन तमाम बच्चों को जो अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो भी आगे बढ़ें और आगे अपना भाग्य आजमाएं? मैं देखिए, उनको पहले तो मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टडी के साथ बच्चे को जो चाहता है उसे वो करने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है और चीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक बच्चे को ना उड़ने नहीं दोगे तो वो बच्चा नहीं उड़ सकता। आप जब तक उसको पुश नहीं करोगे और उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, जब तक उसको डिसीज़न लेने की आदत नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। अब रहा उत्तराखंड में, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आगे क्या है। हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह का एक प्लेटफॉर्म या कोई एकेडमी या कुछ ऐसा डांस स्कूल या कुछ ऐसा लेकर आए जाएं कि यहाँ पे कि इस तरह के बच्चों को टैलेंट मिले, वो यहाँ से शॉर्टलिस्ट हो सकें, क्योंकि यहाँ से मुंबई की कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट देखे हैं लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है,
कनेक्टिविटी नहीं है तो कहाँ वो जाना टैलेंट, है, हाँ, कहाँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स करने हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि कम से कम जो यहाँ का क्राउड या यहाँ के बच्चे हैं तो एक और दी जाए, यहाँ से एक अच्छा बच्चा और खड़ा करा जाए। तो हमारी कुछ प्लान है यहाँ से कि कोई हम प्रोजेक्ट ऐसा लेकर आए जो हम यहाँ से बच्चे वहाँ पे तैयार कर सकें इस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप उन्हें बता सकें कि आगे बढ़ना है तो किस तरह का रास्ता अपना सकते हैं। जी, और आपने बहुत अच्छी बात कही दीप्ति जी कि पढ़ाई के साथ साथ जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, एक्टिंग में क्या रखा है, एक्टिंग मत करो। राइट। लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ बदली और आप उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी थी, क्योंकि जिस स्कूल से ये थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे है, मैं लेकिन वहाँ पे और एक्टिविटीज़ पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। तो हमने ये चीज़ वहीं से सीखी, तो तब हमें लगा कि ये दोनों बैलेंस करना, और लाइफ बैलेंस का नाम है, तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ये शो कर रही है तो इसका बचपन कोई ख़त्म हो गया है या ये 12 घंटे शूट करती है, ये अभी भी बहुत इंजॉय करती है। ये वहाँ पर शूट खत्म होता है, मतलब कट होता है, ख़त्म भी नहीं, मतलब बीच में जैसे ब्रेक मिला तो ये वहाँ पर इक्कल दुक्कल बना रखा है, तो ये वहाँ भाग जाती है, वो खेलती है, फिर वापस आती है, तो स्टडीज़ भी करती है। तो हम इसको अपनी लाइफ जीने दे रहे हैं। आप टचवुड दिख रहा होगा आपको कि इस पर स्ट्रेस नहीं डाला हुआ, इसी वजह से हम कहते हैं एंजॉय। आपको अपना जो भी आप एक एक पल जी लो, ये आपकी ज़िंदगी, आपको जैसे मर्जी वैसे जियो। तो मेरे ख्याल से मैं अपने सारे जो फैंस देख रहे हैं या घर में दर्शक देख रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चे की भावना को समझें और उनको जीने दें वो जैसा जीना चाहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी आपने एक पेरेंट्स के लिए भी बात कही और बच्चों के लिए को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। और आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कि एक तो आप अपने जो फैंस हैं उनको क्या कहना चाहेंगे और खाली समय में और क्या करती हैं एक्टिंग के अलावा? मैं खाली समय में मतलब ऐसा है कि कभी भी टाइम मिलता है, मतलब हॉलीडे होता है तो कभी भी हम दोनों के टाइम मिलता है, पापा को, मम्मी को, या फिर मुझे या फिर मेरी छोटी बहन और को। अब पिलो फाइट खेलती है। हाँ। होटल में भी शोर मचता रहता है पिल्लो फाइट का, वहाँ से सर्वेंट्स आते हैं, प्लीज वहाँ पे ना सो रहे हैं। यानी कि खाली समय में मस्ती करना मस्ती करती है। और फैंस को क्या बोलना चाहेंगी? और मैं फैंस को ये बोलना चाहूँगी, कीप वॉचिंग माय शो। और कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, और ये देना चाहूँगी कि अपना जो पैशन है उसे फॉलो करें। बहुत बढ़िया। तो दीप्ति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बेस्ट विशेस हम सबकी तरफ से। आप खूब आगे बढ़ें और उत्तराखंड का नाम खूब रोशन करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनाली। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ और उनकी मम्मी दीप्ति जी। उम्मीद यही करते हैं आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा और उन्होंने जिस तरह से बताया कि पढ़ाई कीजिए और उसके साथ जो आपका मन हो वो भी आप साथ में करिए और ज़रूर सफलता आपके कदम छुएगी। तो फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल के लिए धन्यवाद दीजिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।